Hi and Om Shanti. I am Dr. Abhishek Verma, spiritual healer and guide. Now we are starting our first session about Vedic astrology. What is the Indian Vedic astrology and what is the concept behind astrology and Vedic astrology, and why we call the Vedic astrology is a founding कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पीछे क्या स्टोरी है, क्या हमारा इतिहास है और किस तरीके से हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है। आज हम इस पे बात करेंगे बिकॉज अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सो यू कंपल्सरी एंड यू नीड टू लर्न अबाउट हाउ इट फॉर्म, ये कैसे आई हमारी लाइफ में और इसका क्या कॉन्सेप्ट था एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का और किस रीज़न से ये यहाँ पे फॉर्म की गई, मतलब ये हमको मिली। सीधी सी बात है, अन्य और जो अदर्स कॉन्सेप्ट हैं, अदर स्पिरिचुअलिटी के, अदर रिलीजन्स के, वहाँ पे बहुत ही कम कॉन्सेप्ट में आपको प्रूफ मिलता है, लेकिन सनातन या वैदिक शास्त्रों में हमेशा आपको एक प्रूफ मिला है। हमेशा हमारे ऋषि मुनियों, हमारे सेज ने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है और अगर हमने उन कॉन्सेप्ट को समझा तो हमको इन सब्जेक्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी लर्न एंड वी नो अबाउट द स्टोरी बिहाइंड एनीथिंग, then it is so very easy to understand। हर चीज़ समझने के लिए आसान हो जाती है अगर हमें इसके पीछे का इम्पोर्टेंस, पीछे की स्टोरी बताओ। लेकिन जनरली हम करते क्या है, जनरली हम बैक की जो स्टोरी है वो समझे बिना फोकस करते हैं चीज़ों पे, लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर हमने अपनी बैक स्टोरी को स्ट्रॉन्गली समझ लिया, उन चीज़ों के पीछे की स्टोरी को, उन चीज़ों के पीछे के रीज़न को, उसकी इम्पोर्टेंस को, तो हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे और हमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ, एक अच्छे इंटेंशंस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये ही समझना है रियल में एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे हम कहते हैं कि हम इंडियंस ने ही एस्ट्रोलॉजी को ऑल ओवर वर्ल्ड दिया, क्योंकि उसके पीछे हमारे पास हमारे प्रूफ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे वेदों में लिखा है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी, यानी हमारी भाषा में बोलें तो ज्योतिष। तो ज्योतिष इज अ लाइट ऑफ, ज्योति इज अ लाइट, अगर हम मीनिंग्स में इसको कन्वर्ट करें तो ज्योति एंड तिश, ज्योतिष यानी ऐसा समझें तो ज्योति यानी लाइट, यानी ईश्वर की लाइट, यानी लाइट ऑफ गॉड इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। यानी ज्योतिष यानी मीन्स कि जो ज्योति जो ईश्वर से मिली है वो ईश्वरीय ज्योति हमें एस्ट्रोलॉजी के रूप में मिली। तो एस्ट्रोलॉजी का जो मीनिंग है वो है ईश्वरीय ज्योति यानी ज्योतिष। अब इसके पीछे हमारे हर एक वेद में, हमारे चारों वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हमारे चारों वेदों में इसके बारे में कहीं ना कहीं इसका जिक्र है। यानी इसके पीछे हम आपको सेशंस में उसके जो भी आर्टिकल्स हैं, मतलब जिस सेक्शन में उनका जिक्र है वो हम आपको सेशन में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए वो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहली बात। तो एज ए सेशंस में, मेन सेशन में, फुल कोर्स में हम आपको वो चीज़ें डिटेल शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चारों वेदों में एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि जब परम पिता परमेश्वर, जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण और वेदों का निर्माण किया था, तो वेदों में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लिखे गए थे ज्योतिष के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, कि हमारे पृथ्वी पे और पृथ्वी के अलावा जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पे रहने वाले, अर्थ पे रहने वाले पीपल्स पे, जो अर्थर्स हैं, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, उन पे क्या इफेक्ट्स आएंगे हमारे एस्ट्रोनॉमी के, यानी खगोल शास्त्र के, यानी प्लैनेट्स के, नक्षत्रों के
क्या इफेक्ट्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डिफाइन किया गया वेदों में। उसके बाद हमारे जो ऋषि मुनीस थे, जो एल्डर जनरेशन थी यहाँ, उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को और ज़्यादा क्लासीफाई किया। इसीलिए आपको गीता में भी बहुत अच्छे से, क्योंकि भगवान नारायण ने, कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी के प्रभावों को बताया है, चंद्रमा के प्रभावों को बताया है, और चंद्रमा में वाटर का क्या प्रभाव है, चंद्र में क्या, मून में क्या वाटरी इफेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से गीता में उनका वर्णन किया गया है। जब हम फुल कोर्स में आएंगे तो हम आपको बहुत डिटेल में उन चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, इस वर्कशॉप को शुरू करने का भी कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों को विदाउट नॉलेज और हाफ नॉलेज के साथ लोग इन चीज़ों को सीख रहे हैं। लोग अगर कॉन्सेप्ट को पकड़े, हम ये नहीं कहते किसी की सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन करो, आप वेदों के कॉन्सेप्ट को समझो, कहाँ पे क्या से किस सेक्शन में, किस संहिता में क्या लिखा है, उन चीज़ों को आप समझोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी को समझना, और इजी हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ब्रॉड साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको अगर हम बेसिक से समझना चाहें तो हमें इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना होगा, जो इसकी रीज़न है, मतलब इसके पीछे का इसका ओरिजिन के लिए जो रीजंस, लॉजिक, जो इम्पोर्टेंस है जिन लॉजिक्स की, जो लॉजिक जिम्मेदार हैं इनके लिए, उनको समझना होगा। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को समझने से पहले एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई उसको समझते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि वेदों में ब्रह्मा ने इसका वर्णन किया था, खगोल शास्त्र का, प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट्स पड़ेगा हमारे जीवन पे, क्योंकि उनको हर एक चीज़ विदित थी, हर एक चीज़ ज्ञात थी। आज हमारी लाइफ में जो हो रहा है उन्हें बहुत पहले से पता था। इसीलिए इसको ज्योतिष को ज्योति यानी ईश्वर की ज्योति कहा गया। यानी ईश्वर ने हमें एक ऐसी ज्योति दी जो आज कलयुग में, उन्हें पता था कि कलयुग में लोगों के साथ इस तरह की संभावनाएं आएंगी, उनके जीवन में उतार चढ़ाव, प्लैनेट्स के इफेक्ट, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं बदलेंगी, हमारे बहुत सारे इंटेंशंस बदलेंगे, हमारी बहुत सारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकें और इन प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स को जितना हो सके उतना रिड्यूस कर सके, यानी उतना कम कर सके। तो पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें कि ये सारी चीज़ें, इसलिए ये ज्योतिष इसलिए फॉर्म की गई ताकि आज के टाइम पे या पहले के भी समय में, लेकिन मेनली फोकस अगर कलयुग पे हम करें क्योंकि हम इस युग में हैं, तो कलयुग पे फोकस करते समय अगर हम समझें तो आज के जीवन में जो हमारे ऊपर उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो हमने अपनी मान्यताएं बदल ली हैं, अपना तौर तरीका बदल लिया है, ईश्वर की प्रे यानी पूजा करने के तरीके ही बदल लिए हैं, तो उस समय हमें कैसे ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी। यही वजह से ब्रह्मा जी ने वेदों में इसका जिक्र किया गया था, वेदों में इसके बारे में डिटेल में था। इसी वजह से ज्योतिष को हमें दिया गया, क्योंकि ज्योतिष की वजह से ही हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ज्योतिष को हमें दिया गया। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया या एस्ट्रोलॉजी को कहाँ से हम समझ सकते हैं। जब हमारे शास्त्रों में जिक्र था खगोल शास्त्र का, प्लैनेट्स के इफेक्ट्स का, अब उन प्लैनेट्स के किस तरीके से इफेक्ट्स होंगे और उनसे हम कैसे अपना फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और इजी वे में उनको कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि प्लैनेट्स को देवता मानते थे और उनके प्रभाव से उनसे डरते थे। लेकिन एक ऐसे महर्षि आए जिनका नाम था महर्षि पराशर। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे महर्षि पराशर। महर्षि पराशर को फादर ऑफ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एंड फादर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसीलिए कहा गया है। महर्षि पराशर के बारे में एक छोटी सी बात करते हैं। महर्षि पराशर कौन थे, सबसे पहले तो ये समझना है। तो महर्षि पराशर ने बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पुराण लिखे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट उनका पहला पुराण था वो था विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के बारे में हम मोस्टली लोग जानते हैं, ठीक है। तो विष्णु पुराण सब लिख के रचयिता यानी विष्णु पुराण को लिखने वाले महर्षि पराशर ही थे, जिनके पुत्र थे वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, और पराशर ने गीता का भी वो किया था, गीता की भी रचना की थी, जिसे पराशर गीता कहते हैं। उसी तरीके से महर्षि पराशर ने
और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें से एक था वृहत होरा शास्त्र, जिसको हम पराशरी भी कहते हैं, पराशरी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने फलित एस्ट्रोलॉजी की रचना करी, मतलब उन्होंने और कंक्रीट करने के लिए एक लघु पराशरी रचित करी, जिसमें उन्होंने 42 श्लोक्स दिए, जिसको आज के टाइम पे हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी या फलित ज्योतिष कहते हैं। अब इनको और अच्छे से समझने के लिए, इनके पीछे जो स्टोरी है महर्षि पराशर के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रैंडसन थे ऋषि वशिष्ठ के। ऋषि वशिष्ठ के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। और इनके फादर थे महर्षि शक्ति। महर्षि शक्ति इनके फादर थे, और इनका जो जन्म हुआ है ये करीब 12 साल तक अपनी माँ के पेट में गर्भ में रहे हैं। यानी ये 9 मंथ में इस पृथ्वी पे नहीं आए थे, ये 12 साल में इस पृथ्वी पे आए थे। और इनके बारे में और ये भी कहा जाता है कि जब महर्षि शक्ति ने, यानी इनके पिता को एक असुर यानी एक दैव ने खा लिया था, जिसको इन्होंने श्राप देके दैव बनाया था, राक्षस बनाया था। तब उसके बाद महर्षि वशिष्ठ और उसके साथ साथ उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी खा लिया था। तो महर्षि वशिष्ठ का जो कुल था वो समाप्त हो गया था, इसीलिए महर्षि वशिष्ठ काफ़ी परेशान रहते थे। फिर एक दिन उन्होंने अचानक से ऐसा कुछ सुना, जब वो हिमालय पे अपनी तपस्या में थे अपनी वधू के साथ, अपनी पौत्र वधू के साथ, तब उन्होंने कुछ ऐसा सुना कि कोई कहीं से वेदों की वाणी आ रही है। यानी हम उस चीज़ों को समझे कि कोई वेदों को उच्चारण कर रहा है। उन्होंने काफ़ी ढूंढा लेकिन उन्हें नहीं दिखा। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि वो अपनी वधू से पूछा, तब उन्हें समझ में आया कि ये जो आवाज़ है ये उसकी कोख से, उसके गर्भ से आ रही है। तो यानी महर्षि पराशर जो थे वो बचपन यानी गर्भ में रह के ही वेदों का पाठ करने लगे थे। यानी इतने ज़्यादा मिराकुलस सेज थे, हम ऐसे समझ सकते हैं, इसीलिए उन्हें महर्षि कहा गया। और महर्षि पराशर ने ही हमें एस्ट्रोलॉजी दी, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है एस्ट्रोलॉजी का। महर्षि पराशर का गंगोत्री में और हिमाचल में मंदिर भी है, और एक पराशरी लेक भी है मंडी के पास। जरूर लोग जाके, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, उसको आप धाम कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चमत्कारिक चीज़ें भी हैं। उस झील में एक ऐसा आइलैंड है जो हमेशा तैरता रहता है और जो कहीं भी जुड़ा नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है महर्षि पराशर की और एस्ट्रोलॉजी की। तो सबसे पहले हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम समझेंगे महर्षि पराशर की एस्ट्रोलॉजी को, उतना हमें आसान हो जाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझना। तो महर्षि पराशर के लिए एक स्टोरी और भी है कि महर्षि पराशर को जब पता चला कि उनके गर्भ से उत्पन्न होने के बाद जब वो कुछ सालों के हुए, तब उन्हें ये पता चला कि उनके फादर यानी महर्षि शक्ति का किस तरीके से वध किया था एक असुर ने। अब तब उन्होंने सारे ही राक्षसों का वध करने के लिए एक यज्ञ की शुरुआत करी, और वो यज्ञ इतना पावरफुल था कि वो सारे के सारे राक्षस खुद आते थे और उस अग्नि में जल के भस्म हो जाते थे। जब देवताओं को, ब्रह्मा को, इन लोगों को ये चीज़ें पता चली कि ऐसा हो रहा है जिससे पूरी राक्षस योनि खत्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो सृष्टि में लिखा है वो चीज़ें नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ सात्विक जरूरी है वहाँ पे तामसिक प्रभाव भी जरूरी है। इस वजह से एक राक्षस की करनी को सारे राक्षसों को ना भोगना पड़े, इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने अपने पौत्र यानी अपने पोते, अपने ग्रैंडसन से रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसा ना करें। यानी महर्षि पराशर से ये रिक्वेस्ट करी और उनको ऐसा करने के लिए समझाया। उसके बाद उन्होंने उसको रोका और वो अग्नि को जाके हिमालय में छोड़ दिया। आज भी कहा जाता है कि वो अग्नि हिमालय में है और बहुत सारी चीज़ों को भस्म कर रही है, यानी निगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। जो भी बुरी आत्मा है उसके समीप जाती हैं, उनका नाश हो जाता है। तो जो भी लोग हिमालय से होके आते हैं, हिमालय में उन्होंने समय बिताया है, वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ तो जानते हैं कि हिमालय में हमारे सनातन धर्म के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत में सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में जो ब्रांचेस थी, स्कंद जिसको हम कहते हैं, वो पहला था गणित स्कंद, यानी गणितीय शास्त्र यानी खगोल शास्त्र, जिसको खगोल शास्त्र भी कहते हैं, जहाँ प्लैनेट्स के बारे में जिक्र हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आया
वो आया बृहत पराशरी होरा शास्त्र, जिसकी रचना पराशर ने की थी, महर्षि पराशर ने की थी, जिसको हम आज के समय में वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन महर्षि पराशर ने जब इसकी रचना की, उन्हें पता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वेदों की रचना करी थी और उन्हें इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञात था कि खगोल शास्त्र को समझने के लिए और स्पेशली हमारे ऊपर नक्षत्रों के क्या प्रभाव है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी शास्त्र की। तब उन्होंने बृहत होरा शास्त्र का निर्माण किया, जिसको एस्ट्रोलॉजी का एक अपडेटेड वर्जन मान सकते हैं आप। अब आजकल की करंट लैंग्वेज में अगर हम बात करें आज की जनरेशन के हिसाब से, तो हम उसको एक वर्जन मान सकते हैं बृहत होरा शास्त्र को। महर्षि पराशर की बहुत सारे स्टोरीज हैं, लेकिन हमें, क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजर हमें वो स्टोरी जाननी भी चाहिए, क्योंकि जब हम स्टोरीज जानते हैं तभी हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो महर्षि पराशर के लिए एक स्टोरी और है कि जो उनके पुत्र थे वेद व्यास, उनका उत्पन्न इसलिए और गीता का कैसा संचालन कराना था, क्योंकि अगर वेद व्यास ना होते तो महाभारत हम तक ना आती। इस वजह से महर्षि पराशर जब एक बार नदी पार कर रहे थे तो उन्हें एक कन्या मिली जिसका नाम मत्स्य गंधा था, यानी उसके पास से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम था मत्स्य गंधा, जिसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। इस वजह से उसके पास से बहुत सारी गंध आती थी। इस वजह से उसका जीवन बहुत खराब था, यानी उसकी लाइफ बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कोई भी उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं थे, उसके पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। इस वजह से उन्होंने बिना शादी के उसके साथ इंटरकोर्स किया, उसके साथ संबंध बनाए और एक पुत्र का जन्म हुआ जो महर्षि वेद व्यास हुए। और उसके बाद से उस कन्या की जो दुर्गंध थी वो सुगंध में परिवर्तित हो गई और उसके बाद उसका नाम बना योजनगंधा, जिससे महाराजा शांतनु ने शादी करी और जिसको आप समझ सकते हैं कौरव और पांडवों की जो ग्रैंड मदर थी, यानी वो योजनगंधा, जिसको सत्यवती के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उनके पिता ने जो नाम रखा था वो सत्यवती था। तो इस तरीके से शुरुआत महाभारत के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक नींव रखी गई वो महर्षि पराशर ने रखी। तो महर्षि पराशर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुराणों में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया, विष्णु पुराण दिया, बहुत सारे और भी ग्रंथ दिए, पराशरी आयुर्वेद दिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। लेकिन जब उन्होंने बृहत होरा शास्त्र यानी बृहत पराशर होरा शास्त्र लिखा, तब उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आई कि बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि वो इसीलिए महर्षि कहलाते थे, उन्हें आज का बहुत अच्छे से ज्ञान था। उन्हें पता था कि आज की लाइफ में हमें बहुत एग्जैक्ट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ के प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो उन्होंने एक लघु पराशरी की रचना की जिसमें 42 श्लोक थे, सिर्फ 42 श्लोक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसमें कुछ श्लोक लिखे गए जिन श्लोकों में बहुत एग्जैक्ट गणना है, जिसको हम लोग लघु पराशरी या जातक शास्त्र कहते हैं, और आज के समय में उसको फलित ज्योतिष यानी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। ये भी आपके कोर्स में इन्वॉल्व है। और ये बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है और इसके प्रेडिक्शन बहुत अच्छे होते हैं। और ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ 42 श्लोक्स थे जो संस्कृत में लिखे गए, उन श्लोक को हिंदी में कन्वर्ट करके उनके साथ हम उनसे ग्रहों के, नक्षत्रों के जो इफेक्ट्स हैं उनको समझते हैं और बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में वहीं से कर पाते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष को लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और फलित ज्योतिष बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, बहुत छोटा सब्जेक्ट भी। लेकिन फलित ज्योतिष या लाल किताब ज्योतिष या किसी भी तरह के एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझना होगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्योंकि शुरुआत है इन चीज़ों की, तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझ जाओगे तो आप बाकी चीज़ों को भी अच्छे से समझ जाओगे। दैट्स द रीज़न we are already combined it with Vedic astrology and फलित एस्ट्रोलॉजी एंड अदर एस्ट्रोलॉजी। इसी वजह से हमने लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। अब लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का क्या इससे रिलेशन है, ये भी मैं आपको लाल किताब के जो लाल किताब का वीडियो होगा उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा उस सेशन में कि लाल किताब का वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या कॉन्सेप्ट है। ये शायद ही बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। लोग लाल किताब को अलग एक्सपेक्ट में रहते हैं, लेकिन लाल किताब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कन्वर्टेड है, वैदिक से इंस्पायर्ड है और कहीं कनेक्शन है उसका वहाँ से। इसको हम अपने लाल किताब के सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम वापस आते हैं।
तो ये मेन डिफरेंस था फलित एस्ट्रोलॉजी जो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी बृहस्पराशरी होरा शास्त्र एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक था, लेकिन उसको एक छोटा सा टॉपिक में महर्षि पराशर ने किया 42 श्लोक्स में, जिनको लघु पराशरी कहा गया, जातक शास्त्र कहा गया और फलित ज्योतिष और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के नाम से वो फेमस हुआ। तो ये अंतर था वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हमारी फलित ज्योतिष में। अब हम बात करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, केपी एस्ट्रोलॉजी, जामनी एस्ट्रोलॉजी, रामायण एस्ट्रोलॉजी, भृगु एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों को भी जोड़ते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी से कि ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पराशरी एस्ट्रोलॉजी से ही इंस्पायर्ड। लेकिन इसमें जो भृगु एस्ट्रोलॉजी थी वो महर्षि भृगु ने अपने कॉन्सेप्ट्स पे बनाई थी। वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो यहीं से लिया गया था जो हमारे वेदों में था, लेकिन वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है, क्योंकि वो सेम टाइम पे महर्षि भृगु ने बनाए थे उसको। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पराशर होरा शास्त्र को वैदिक ज्योतिष भी कहा गया, बृहद पराशर होरा शास्त्र को, और इसी से हमारे और अदर ज्योतिष की शुरुआत भी हुई। क्योंकि हर ज्योतिष में जो कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, अगर आपको मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप समझो, तो जो टेबल हम यूज़ करते हैं, जो हाउसेस हम यूज़ करते हैं, 12 हाउसेस, और जो प्लैनेट्स हम यूज़ करते हैं, वो प्लैनेट्स के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हर एस्ट्रोलॉजी में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो हाउसेस का कॉन्सेप्ट है, हम कैसे एक टेबल बनाते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उसके प्लैनेट्स को देख के, उसके बर्थ डिटेल को देख के, वो कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही सबसे पहले दिया गया, यानी बृहद होरा शास्त्र में सबसे पहले दिया गया। तो हम यहां से उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद अलग अलग वेरियस कॉन्सेप्ट निकल के आए। केपी एस्ट्रोलॉजी, जामनी एस्ट्रोलॉजी, रामायण एस्ट्रोलॉजी, भृगु एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा उसी समकालीन है, लेकिन उसी तरह से वैदिक महत्व रखती है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी को कृष्णमूर्ति ने बहुत हद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ कॉन्सेप्ट लेके, बाकी उन्होंने अपने खुद के कॉन्सेप्ट के साथ उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया। अब हम बात कर लेते हैं एक सिंपल डेफिनेशन। एक सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसको समझने के लिए एक वन वर्ड में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज एन एंशिएंट इंडियन साइंस विच एक्सप्लेन प्लैनेटरी मोशंस and position with respect of time and their effects on humans and other entities of earth। तो अर्थ पे रहने वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे प्लैनेट्स के मोशंस, यानी प्लैनेट के चलने का, उनकी सिचुएशन का, उनकी पोजीशन का, यही इन्हीं चीज़ को जो एक्सप्लेन करता है साइंस, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और ये डिपेंड होता है 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रखती हैं, और इन एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है प्लैनेट, जोडिक साइन, नक्षत्र। हम 9 प्लैनेट्स लेते हैं, हम 12 प्लैनेट्स नहीं लेते। अब 12 प्लैनेट्स क्यों नहीं लेते, इसके बारे में हम आपको जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, हम डिफरेंसेस की बात करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और हम क्यों प्रेफर करते हैं और कुछ चीज़ों को क्यों प्रेफर नहीं करते, तो हम आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों 9 प्लैनेट्स लिए जाते हैं, जो जोडिक साइन 12 लिए जाते हैं, और नक्षत्र 27 लिए जाते हैं। 27 नक्षत्र, 12 जोडिक साइन एंड 9 प्लैनेट्स को क्यों हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम 12 प्लैनेट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं इसके बारे में हम आपसे बहुत आराम से डिस्कस करने वाले हैं, तो डोंट वरी। होप अभी जो हम आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, महर्षि पराशर के बारे में, कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसकी रचना हुई, आप लोगों के समझ में आया होगा। तो एक लास्ट थिंग में, एक लास्ट लाइन में इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमारे वेदों में वर्णित है, यानी हमारे पास इसका प्रूफ है, और इस प्रूफ को हमें समझना है, उसको उसी महत्व के साथ, उसको उसी इंटेंशन के साथ। अगर आप एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं अपनी ज्योतिष को समझने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से ज्योतिष शास्त्र को समझ सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो हमेशा ज्योतिष आपको बहुत क्रिटिकल लगेगी। जैसे मैथमेटिक्स एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन वो भी एक साइंस है। इसी तरह से ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड साइंस है, हमें उन चीज़ों को समझना होगा। गणित, खगोल शास्त्र सब कुछ का मिक्स है, मैच है, एक कॉम्बो पैक है एस्ट्रोलॉजी। तो इसको आप कोशिश करेंगे अपने फुल सेशंस में आपको और प्रैक्टिकल वे में आसानी से समझाने की, जिस तरह से अभी हमने बात करी, और प्रैक्टिकल वे में इंटरेस्टिंग बना के, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है इस वर्कशॉप के सेशंस में कि
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग वे में एक इंटरेक्टिंग वे में आपको इस कोर्स को देने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अलग तरीके से हम आपको वही चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट बदल देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको समझने का तरीका आज के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारे, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, लेकिन बहुत सारे टीचर्स एस्ट्रोलॉजी के, बहुत सारे ज्योतिष उनके प्रभावों की वजह से एक ईगो क्रिएट कर लेते हैं और एक तरह से लोगों को डरा के काम कर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम किसी के साथ उस नॉलेज को शेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है, और लोग जितना सीखेंगे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे ज्योतिष का यही उद्देश्य होना चाहिए कि लोग जितना उन चीज़ों को आगे लेके जाएं उतना आसानी से समझे, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास सबसे पहले तो टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत है लेकिन उनके पास नहीं है, तो उस वजह से आसानी से कैसे हम ज्योतिष को समझ सकते हैं और हम अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कैसे फिंगर्स पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम आपको अपने फुल कोर्स में यही चीज़ें देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर लिसनिंग। थैंक यू।